What's up, guys? My name is C. Abhishek Bhandari, and welcome back. I hope you're having a good time. Today, we'll be starting with a new chapter that is valuation of supply or value of supply. वैल्यू ऑफ सप्लाई अपन ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं? सो दैट वी कैन नो कि आप जो टैक्सेस पे करते हो ना, जो जीएसटी आप चार्ज करते हो 10%, 20%, वॉट एवर इट इज, जो भी टैक्सेस आप चार्ज करते हो वो कौन सी वैल्यू पे एक्चुअली चार्ज होनी चाहिए. तो आप लोग बोलोगे सर जिस प्राइस पे सेल किया उसी प्राइस पे होनी चाहिए. अग्रीड, बट उसकी क्या क्या कंडीशंस है, वेदर दैट सेलिंग प्राइस इज एक्चुअली एक्सेप्टेबल और नॉट, whether there are any other charges or expenses that should be added or deducted, ये सब अपन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में देखेंगे. ठीक है, आपके लेवल पे इसके रूल्स नहीं है, नॉर्मल रूल्स एंड स्पेशल रूल्स जो है वो नहीं है. यू जस्ट हैव वन सेक्शन दैट इज सेक्शन 15. इसके तीन पार्ट है, 15.1, 15.2 एंड 15.3. दैट्स इट, आपका वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई खत्म. ठीक है, छोटा सा चैप्टर है एज कंपेयर टू योर अदर चैप्टर्स, प्लस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक सम मैंडेटरी आएगा ही आएगा. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गो फर्दर. देखते हैं ये चैप्टर में क्या है. देख, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई सेक्शन 15. ठीक है, इसके तीन पार्ट है, 15.1, 15.2 एंड 15.3. 15.1 देखते हैं. 15.1 क्या बोलता है? दैट योर वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी नन अदर देन ट्रांजैक्शन वैल्यू. जिस वैल्यू पे आप सेल करते हो ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू. ठीक है, वो वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी. बट इसकी दो कंडीशन है. पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? दैट द सप्लायर प्लस रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी. मैं जिसको बेच रहा हूं, मैं सप्लायर हूं, तू रेसिपिएंट है. मैं अगर तुझे कोई सेल करता हूं तो जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, प्रोवाइडेड तू और मैं रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए. ठीक है सर, इसका क्या मतलब? अगर रिलेटेड पार्टी हुआ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? देख, रिलेटेड पार्टी होता है ना तो उससे कहीं ना कहीं पे पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अफेक्ट हो जाए. अभी देख, तू और मैं मान ले रिलेटेड पार्टी है. मैं मेरा प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपए में बेचता हूं. तू आता बोलता है भाई अपन तो रिश्तेदार है यार, तू जो मार्केट में 100 रुपए में बेच रहा है मुझे भी 100 रुपए में बेचेगा तो फिर क्या फायदा. बोला चल एक काम करते हैं, रिश्तेदारी है तो मैं तुझे वो प्रोडक्ट 90 में बेचता हूं. तो इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्ट 100 रुपए में बिकना चाहिए था वो 90 में बिका. अगर गवर्नमेंट 90 रुपीज को एक्सेप्ट कर लेता तो उसको तो 10 रुपए पे जो भी टैक्स है उस टैक्स का नुकसान हो जाता. दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया अगर तुम दोनों रिलेटेड पार्टी हो तो जिस प्राइस पे तुमने ट्रांजैक्शन किया है वो वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. गिला डो क्या? क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि रिलेशनशिप अफेक्ट्स द प्राइस. ठीक है, एंड इसकी सेकेंड कंडीशन क्या है? प्राइस पेड और पेएबल शुड बी होल एंड सोल कंसीडरेशन. म्हणजे काय कि भैया जो जिस वैल्यू पे मैंने तुझे सप्लाई किया ना, तू मुझे उतना ही पेमेंट करना चाहिए. अगर मैं तुझे 100 रुपए का प्रोडक्ट दे रहा हूं तो तू बदले में मुझे 100 रुपए ही देना चाहिए, ना कम ना ज्यादा. क्लियर है? ठीक है, वापस सेक्शन 15.1 क्या बोलता है? दैट योर वैल्यू विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू. ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल. ठीक है, transaction value will be treated as value of supply for the purpose of GST provided both the conditions are satisfied. Provided both the conditions are satisfied. पहली कंडीशन क्या है? that supplier and recipient should not be related party. and second condition क्या है? price paid or payable is whole and sole consideration. ठीक है, जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उतना ही वैल्यू मुझे सामने मिलना चाहिए. अब इसका है ना एक एग्जांपल देखते हैं ताकि तुमको क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली मैं बोल क्या रहा हूं. देख, मैंने यहां पे लिख के रखा है, सेलर है बायर है, दे बोथ आर नॉट रिलेटेड पार्टी. ठीक है, सप्लाई किया सेलर ने जिसका ट्रांजैक्शन वैल्यू है ₹1 लाख. सेलर ने सप्लाई किया जिसका ट्रांजैक्शन वैल्यू है ₹1 लाख. ठीक है, बायर ने क्या किया? बायर ने ना 80,000 बैंक ट्रांसफर किया सेलर को एंड 25,000 का मोबाइल फोन गिफ्ट किया.
बायर ने क्या किया, 80,000 का बैंक ट्रांसफर किया एंड 25,000 का मोबाइल फोन गिफ्ट किया। अब इस केस में इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल इज होल एंड फुल कंसिडरेशन? नहीं, देयरफॉर ट्रांजैक्शन वैल्यू अपन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भैया 1 लाख का प्रोडक्ट है और मुझे बायर ने कितना पेमेंट किया है, 80,000 प्लस 25,000 का मोबाइल फोन। Therefore, इस केस में आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई विल नॉट बी ₹1 lakh, बट इट विल बी एनीथिंग पेड वेदर इन कैश और इन काइंड। तो अपने को कैश में कितना मिला, 80,000, दैट इज बाय बैंक ट्रांसफर, एंड काइंड में कितना मिला, 25,000 वर्थ मोबाइल फोन। Therefore, your value of supply will be ₹1,05,000 and not 1 lakh. गिला डो क्या समझ में आया? सेक्शन 1 छोटा सा है, वापस देखते हैं सेक्शन 1 क्या बोलता है। सेक्शन 1 बोलता है दैट योर ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। ठीक है, प्रोवाइडेड देयर आर 2 कंडीशंस एंड बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन ये है दैट सप्लायर प्लस रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी, एंड सेकेंड कंडीशन ये है दैट प्राइस पेड और पेएबल इज द होल एंड सोल कंसिडरेशन। क्लियर है? ठीक है, चल एक काम कर, फटाफट इसको है ना कॉपी कर ले। 2 मिनट देता हूं, एक बार इसको पढ़ ले। सेक्शन 15(1) क्या बोला है, इसको फटाफट कॉपी कर ले। इसके बाद 15(2) और 15(3) देखते हैं। ठीक है, चल जल्दी। छोटा और इजी चैप्टर है तो इसको फटाफट करना। ठीक है, रट्टा मारने मत जाना, क्योंकि अगर आप रट्टा मारोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जाम तक आप उसको भूल जाओ। अगर आपने समझ के लिया, अगर कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करके ले लिए, तो आप गारंटीड है उसको एग्जाम टाइम पे नहीं भूलोगे। ठीक है, फटाफट करो, चल जल्दी। चलो डन। देख, अगर नहीं भी हुआ है ना तो वीडियो को पॉज करना और इसको लिख लेना। विल मूव फर्दर। सेक्शन 15(2) देखते हैं। देख, सेक्शन 15(2) क्या बोलता है दैट वैल्यू इंक्लूड्स। वैल्यू इंक्लूड्स मतलब क्या, कि आपको है ना बेस प्राइस के अलावा एडिशनल कुछ एक्सपेंसेस दिए होंगे जो कि आपकी वैल्यू में ऐड होने चाहिए थे, बट वो ऐड नहीं किए। आपको है ना बेस प्राइस के अलावा कुछ एक्सपेंसेस दिए रहेंगे जो आपकी वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए था, बट आपने वो इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हमने कुछ लिस्ट दी है एक्सपेंसेस की, अगर वो एक्सपेंसेस आपने आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया है तो आप उसको वैल्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू इंक्लूड्स मतलब क्या, ऐड टू द वैल्यू इफ नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड। अगर आपने ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने उसको ऑलरेडी इंक्लूड नहीं किया तो आप उसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, इस पे अपन एक क्वेश्चन भी देखेंगे, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। आपको खाली ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो वैल्यू में ऐड होंगे। अभी देख, सबसे पहला है ऑल टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेसेस अदर देन जीएसटी। क्वाइट लॉजिकल। आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई अपन क्यों ढूंढ रहे हैं, ताकि अपन उस पे जीएसटी कैलकुलेट कर सके। अगर ऑलरेडी उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है तो भैया कोई सेंस ही नहीं बनता ना कैलकुलेट करने का। देयरफॉर जीएसटी के अलावा जितने भी दूसरे टैक्सेस, सेसेस एंड ड्यूटीज है
वो सारी की सारी आपकी वैल्यू में ऐड हो जाएगी। कोई भी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पकड़ ले, एंटरटेनमेंट टैक्स पकड़ ले, XYZ एनी टैक्सेस अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है अदर देन जीएसटी, तो आप उसको आपकी बेस प्राइस में ऐड कर देंगे इफ इट इज नॉट एडेड। ठीक है, पहला क्या है, ऑल टैक्सेस सेसेस एंड ड्यूटीज अदर देन जीएसटी। ठीक है, सेकेंड है आपका पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर बाय द रेसिपिएंट। पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर बाय द रेसिपिएंट मतलब क्या, इधर देख, सप्लायर है, ऊपर से लेते ना भाई, वापस कौन मेहनत करेगा। ठीक है, सेलर है, बायर है। सेलर ने सप्लाई किया जिसका वैल्यू वाज, जिसका बेस प्राइस वाज ₹1,00,000। ठीक है, इसका बेस प्राइस कितना था, ₹1,00,000। ठीक है, अब सेलर क्या बोलता है बायर को कि तू मुझे 1,00,000 देगा और मैं थर्ड पर्सन को उसमें से 40,000 चुकाऊंगा, तो इससे अच्छा तू एक काम कर, मुझे 60,000 दे और बैलेंस 40,000 वो थर्ड पर्सन को दे दे। सेलर क्या बोलता है कि भाई मैं तुझसे 1,00,000 दूंगा और आगे 40,000 किसी थर्ड पर्सन को चुकाऊंगा, इससे अच्छा मैं तुझे उसकी डिटेल्स देता हूं, तू 60,000 मुझे दे और 40,000 डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर दे। बायर बोला ओके। तो इस केस में बायर ने क्या किया, बायर ने क्या किया, पेड ₹60,000 टू सेलर एंड ₹40,000 टू थर्ड पर्सन on behalf of seller। बायर ने क्या किया, 60,000 सेलर को डायरेक्टली पे किया एंड 40,000 सेलर को नहीं देके उसके बिहाफ पे, उसके बोलने पे डायरेक्टली थर्ड पर्सन को दे दिया। ठीक है, तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 60,000 add third party payment 40,000, that will be equal to ₹1,00,000। समझ में आया? आपको बेस प्राइस दिया होगा, उसके अंदर आप थर्ड पार्टी पेमेंट को ऐड कर देंगे। क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू एंड योर वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी 1,00,000 एंड नॉट 60,000। समझ में आया? ठीक है, अभी देख, इधर देख, लर्निंग अपना नोट्स देख क्या बोलता है और उसको कंपेयर करते हैं जो अभी अपन ने लिखा। पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर बाय रेसिपिएंट। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर बाय रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ने क्या किया, सप्लायर के बोलने पे, सेलर के बोलने पे 40,000 डायरेक्टली थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। Therefore, वो सेक्शन 15(2) के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपकी बेस प्राइस में ऐड हो जाएगा, जो कि अपन ने यहां पे किया। समझ में आया? दिस इज हाउ सेक्शन 15(2) के सारे एक्सपेंसेस ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अपन इन दी एंड जब रिवीजन करेंगे ना, तब वापस उसका लिस्ट बनाएंगे, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट कि उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। आप खाली लॉजिक याद रखना कि भैया थर्ड पार्टी सप्लायर के बोलने पे मैंने पेमेंट किया है ना। अभी देख, अगर मुझे सप्लायर नहीं बोलता कि 40,000 थर्ड पार्टी को पे कर, तो मैं सेलर को कितना पे करता, पूरा का पूरा 1,00,000। बट बिकॉज मुझे सेलर ने बोला, इसीलिए मैंने 40,000 पे किया थर्ड पार्टी को, देयरफॉर वो थर्ड पार्टी अपन इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसको लिखना है तो लिख, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, नहीं लिखना है तो छोड़ दे, इन एनी केस फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अगर तुम लोगों को लिखना है तो वीडियो को पॉज करना और इसको लिख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है अपना इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मतलब क्या, अक्षर कितने हैं? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मतलब क्या,
एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू और विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स। सेल करने के लिए मैंने अगर कुछ साइड में एक्स्ट्रा खर्चा किया जो कि नेसेसरी एक्सपेंस था, तो वो भी मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। प्रोवाइडेड सच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई करने से पहले सप्लाई से रिलेटेड अगर मैं कोई खर्चा करता हूं, कोई भी खर्चा, ठीक है, जो मेरे सेल्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो एक्सपेंस भी मैं मेरी वैल्यू में ऐड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल पैकिंग चार्जेस, मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का है, उसको पैक करने के लिए, हर प्रोडक्ट को पैक करने के लिए एडिशनल 10 रुपीज का खर्चा लगता है। अगर मैं प्रोडक्ट पैक नहीं करूंगा तो प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा। Therefore, can I say this packing charges is necessary for sale? Thus, my value of supply will not be rupees 100, but it will be 100 plus 10 rupees packing charges, 110 rupees. समझ में आया? Incidental expenses नीचे अपन देखेंगे कि कौन कौन से expenses है, ठीक है? At present तुम याद रखना that incidental expenses will be added to your value of supply. क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक अपन ने 3 देखे हैं। सबसे पहला ऑल टैक्सेस, सेसेस एंड ड्यूटीज अदर देन जीएसटी आप अपनी बेस प्राइस में ऐड कर दोगे। सेकंड, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर बाय द रेसिपिएंट, जितना थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है वो भी अपनी बेस प्राइस में ऐड हो जाएगा। थर्ड, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑन और बिफोर द सप्लाई, वो भी अपनी पेमेंट में ऐड हो जाएगा। आफ्टर दी सप्लाई मुझे बता, अगर तू कोई खर्चा करता है सप्लाई करने के बाद, तो क्या वो तेरे सेल्स से रिलेटेड है? अगर तू बोलता है तो ये सोच, अगर वो सेल्स से रिलेटेड होता तो तू सेल्स कर ही नहीं पाता वो खर्चा किए बिना। बट तू ऑलरेडी सेल्स कर चुका है, उसके बाद तूने वो खर्चा किया है। Therefore, that expense was not necessary for sale. एंड दैट इज द रीजन आफ्टर सेल अगर कोई भी खर्चा होता है तो वो अपन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते। समझ में आया? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट, आउटवर्ड फ्रेट्स या फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस। फ्रेट या फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस मेरी वैल्यू में ऐड होगा, प्रोवाइडेड कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सेलर खुद बोलता है बायर को कि भाई तेरे गोडाउन तक गुड्स पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। सेलर खुद बायर को बोलेगा कि तेरे गोडाउन तक गुड्स मैं पहुंचाएगा। उस केस में जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ना, वो भी सप्लाई से रिलेटेड है। देयरफॉर वो मैं मेरी वैल्यू में ऐड करूंगा। क्यों? मेरा सप्लाई कब खत्म होगा? मेरे गोडाउन से गुड्स निकलेगा तब, कि बायर के गोडाउन में पहुंचेगा तब? बायर के गोडाउन में पहुंचेगा तब। देयरफॉर गोडाउन तक पहुंचाने का जितना भी खर्चा है ना, वो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो आउटवर्ड फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस विल बी एडेड टू माय वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड वेयर द सप्लायर अग्रीज टू डिलीवर गुड्स टू द रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट बोलता है कि नहीं मैं खुद आएगा और गुड्स लेके जाएगा, तो उस केस में जैसे ही वो मेरे गोडाउन से गुड्स उठाएगा, उसके बाद गुड्स के साथ कुछ भी होता है वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मेरे साइड से सप्लाई कब खत्म होगा? जैसे ही वो मेरे गोडाउन से गुड्स उठाएगा। देयरफॉर ट्रांजिट इंश्योरेंस के केस में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि अगर सप्लायर बोलता है कि वो डिलीवर करेगा, तब जाके डिलीवरी चार्जेस है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, फ्रेट है, वो सारी वैल्यू में ऐड होगा। अगर सप्लायर ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं देता तो ट्रांजिट इंश्योरेंस और फ्रेट वैल्यू में ऐड नहीं होगा। क्लियर है? अगर कुछ भी नहीं बोला है तो इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड कि सप्लायर खुद गोडाउन में डिलीवर करेगा रेसिपिएंट के। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फीस चार्ज्ड बाय द सप्लायर फॉर एनी डिलेड पेमेंट। अगर सप्लायर कोई सप्लाई करता है और वो कंडीशन रखता है कि भैया 1 महीने के अंदर अगर पेमेंट नहीं आया तो मैं तुझे लेट फी चार्ज करूंगा या इंटरेस्ट चार्ज करूंगा ऑन डिलेड पेमेंट, तो उस केस में जितना भी लेट फी या इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो सारा का सारा मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। क्लियर है?
अभी देख इधर ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड दैट सच इंटरेस्ट और पेनल्टी इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। देयरफॉर उस अमाउंट में से पहले अपन जीएसटी एलिमेंट निकालेंगे और उसके बाद बैलेंस अमाउंट ऐड करेंगे। वो कैसे करना है ये जब अपन सम सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। मैंने एक सम इसके ऊपर ये भी रखा है तो आपको वहां पे क्लैरिटी मिल जाएगा। इतना याद रखना दैट इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी इज एडेड टू माय वैल्यू ऑफ सप्लाई and such interest penalty and late fee is assumed to be inclusive of GST। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट। सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलती है ना तो वो इग्नोर हो जाएगी, वो आपकी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगी। बट गवर्नमेंट के अलावा अगर किसी और एंटिटी से आपको सब्सिडी मिलती है, ग्रांट मिलता है, मॉनिटरी हेल्प मिलती है, तो वो वैल्यू आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगी। ये लड़ो क्या, ठीक है। नेक्स्ट, कैशबैक, सेकेंडरी डिस्काउंट्स, ईयर एंड डिस्काउंट्स एटसेट्रा, ये जो भी है ना ये सब आपकी वैल्यू में ऐड होगा। कैशबैक का बेस्ट एग्जांपल है पेटीएम या अमेजॉन। मोस्टली पेटीएम पे कैशबैक चलता रहता है, तो पेटीएम का एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे है ना शूज खरीदने थे, मैं गया पेटीएम पे, मैंने रिबॉक के शूज देखे, ठीक है। रिबॉक का शूज था 2500 का। अब वहां पे ऑफर चल रहा था कि अगर मैं XYZ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूं तो मुझे 10% कैशबैक मिलेगा। वो क्रेडिट कार्ड मेरे पास पड़ा है, मैंने 2500 का पेमेंट किया, इमीडिएटली मेरे वॉलेट में 250 रुपीज कैशबैक हो गया। मुझे प्रोडक्ट कितने का पड़ा? 2250। मुझे प्रोडक्ट कितने का पड़ा? 2250 का। बट रूल क्या बोलता है, सेक्शन 15(2) क्या बोलता है कि अगर कोई कैशबैक मिला है ना तो वो कैशबैक भी तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। देयरफॉर रिबॉक का जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 2250 नहीं होगा, वो क्या होगा? 2250 प्लस कैशबैक 250, टोटल 2500। समझ में आ गया? 2250 पे वो जीएसटी पे नहीं करेगा, वो 2250 प्लस 250 2500 पे जीएसटी पे करेगा। ये लाडो क्या क्लियर है? लास्ट, डोनेशन इफ इट इज बिजनेस रिलेटेड। बिजनेस रिलेटेड अगर कोई डोनेशन होता है तो वो सिर्फ नाम का डोनेशन होता है, उसका नेचर डोनेशन का नहीं होता, उसका नेचर मार्केटिंग एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का होता है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। देख, एक है ना स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चल रहा था, ठीक है, छोटा सा अपना, अभी कैसा है नॉर्मल सिटी वाइज स्पोर्ट्स होते रहते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चल रहा था, या चल बिल्डिंग का टूर्नामेंट चल रहा था, ठीक है। बिल्डिंग वालों को क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना था। मेरा खुद का क्लास है, मैंने क्या देखा कि भाई वो बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने बिल्डिंग वालों को बोला तुमको क्रिकेट टूर्नामेंट चाहिए ना, मैं तुमको डोनेशन देगा, मैं तुमको डोनेशन देगा, तुम क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करो अपने बच्चों के लिए, बट मेरा एक शर्त है। बिल्डिंग वाले बोले क्या? तुम्हारे क्रिकेट टूर्नामेंट पे मेरी क्लासेस का बैनर लगेगा। बिल्डिंग वाले बोले ओके, ठीक है। तो मेरे को बता, ये एक्चुअली चैरिटी हुआ कि मेरी क्लासेस का मार्केटिंग हुआ? मेरी क्लासेस का मार्केटिंग हुआ। देयरफॉर जो डोनेशन है, जो मार्केटिंग पर्पस के लिए अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो वो मेरी वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है। मेरे क्लासेस का मुझे टूर्नामेंट रखना है, अगर कोई प्रोडक्ट वाला मुझे डोनेशन देता है एंड बदले में अगर वो प्रोडक्ट का मैं मार्केटिंग करता हूं तो वो डोनेशन मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस रिलेटेड है। ये लाडो क्या समझ में आ गया? ठीक है। सेक्शन 15(2) के हिसाब से इतने ही एक्सपेंसेस है जो आप ऐड करेंगे। क्लियर है? एक काम करते हैं, इसका फटाफट लिस्ट बना लेते हैं ताकि अपने को पता चले कि भाई करना क्या है। देख, बेस प्राइस है अपने पास सबसे पहले, उसके अंदर अपन ऐड करते जाएंगे सेक्शन 15(2) के हिसाब से, ठीक है। सेक्शन 15(2) के हिसाब से क्या क्या ऐड करना है? सबसे पहले अदर देन जीएसटी, टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस अदर देन,
जीएसटी, ये ऐड होगा। सेकंड क्या ऐड होगा इसके अंदर, थर्ड पार्टी पेमेंट्स, थर्ड पार्टी पेमेंट बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ठीक है। इसके बाद क्या ऐड होगा इसके अंदर, अपना इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस related to sale incurred on or before sale, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, आउटवर्ड फ्रेट या ट्रांजिट इंश्योरेंस, फ्रेट या फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस वेयर सप्लायर अग्रीज टू डिलीवर द गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या ऐड होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी ऑन डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी ऑन डिलेड पेमेंट, ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या ऐड होगा, सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडीज, ठीक है। उसके बाद क्या ऐड होगा, कैशबैक्स या सेकेंडरी डिस्काउंट्स, कैशबैक्स कॉमा सेकेंडरी डिस्काउंट्स, ये ऐड हो जाएगा। एंड लास्टली क्या ऐड होगा, बिजनेस रिलेटेड डोनेशन, जिसको अपन मार्केटिंग एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस रिलेटेड डोनेशंस, ये सब ऐड हो जाएंगे। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स में क्या क्या आता है ये अपन थोड़ी देर में आगे देखेंगे, बट एट प्रेजेंट याद रखना, सेल्स रिलेटेड अगर एक्सपेंसेस है जो आपने सेल्स के टाइम पे या उसके पहले इनकर किया है तो वो भी आपकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर यहां पे क्या क्या आएगा, बेस प्राइस, ऐड 15(2) के हिसाब से एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंसेस है तो उसकी लिस्ट दी हुई है। सबसे पहला क्या है, ऑल टैक्सेस सेसेस एंड ड्यूटीज अदर देन जीएसटी, ठीक है। सेकंड क्या है, थर्ड पार्टी पेमेंट्स मेड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। थर्ड क्या है, एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू सेल्स इनकर्ड ऑन और बिफोर सेल, ठीक है। फोर्थ क्या है, फ्रेट या ट्रांजिट इंश्योरेंस वेयर सप्लायर अग्रीज टू डिलीवर गुड्स। फिफ्थ आपका इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट। Sixth, other than government subsidy, that is subsidy received from any entity other than government. Next, cashbacks या secondary discounts, and last, business related donation, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ये हो गया मेरा बेस प्राइस, यहां पे मैंने 15(2) के हिसाब से सब ऐड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। इसका मैं टोटल निकाल लूंगा, और इसका मैं टोटल निकाल लूंगा, एक एक्स और ऐड कर लेंगे। समझ में आया, ठीक है। आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन में जो एक्सपेंसेस दिए हैं वो इनमें से कोई एक्सपेंस है कि नहीं है। अगर है तो नेक्स्ट चीज आप क्या चेक करोगे कि वो मेरी बेस प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं है। अगर है तो उसको इग्नोर कर दो, अगर नहीं है इंक्लूडेड तो आप इसको यहाँ पे ऐड बैक कर दो। अब फॉर एग्जांपल मान ले कि भैया टैक्सेस एंड ड्यूटीज अदर देन जीएसटी था जो ऑलरेडी मैं इसमें इंक्लूड कर चुका था, तो मैं यहाँ पे उसको इग्नोर कर दूंगा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर ऐड हो चुका है। क्लियर है, ठीक है। चल एक काम कर, फटाफट सेक्शन 15(2) पढ़ ले और उसके बाद ये एक बार कॉपी कर ले, ठीक है। चल जल्दी।
एक बार ये हो गया ना, फिर अपन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस देखेंगे कौन कौन से है जो आपको वैल्यू में ऐड करनी है, एंड उसके बाद अगर टाइम परमिट्स तो विल कंटिन्यू, अदरवाइज विल वाइंड अप द लेक्चर। ठीक है, खाली एक बार ये फटाफट लिख ले चल। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में हर कॉन्सेप्ट पे भर भर के इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, तो आपको इसमें कोई भी इशू नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी थरो विद इट, एंड ये तीनों चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ के करना। नहीं समझ में आ रहा है तो डू लेट मी नो, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी। ठीक है, चल फटाफट।
चलो डन। देख नहीं हुआ है तो अगेन यू नो वीडियो को पॉज करो और कंटिन्यू कर लो। तो सेक्शन 15(1) कवर हो गया, सेक्शन 15(2) कवर हो गया। ठीक है, सेक्शन 15(1) क्या बोलता है, दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल बाय द रेसिपिएंट, प्रोवाइडेड इसकी दो कंडीशन है, बोथ द कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या है, सप्लायर प्लस रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, प्राइस शुड बी होल एंड सोल कंसीडरेशन। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो जिस प्राइस पे मैंने सेल किया है दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उसके बाद 15(2) एंड 15(3) प्लेज रूल। अगर आपको क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दी है तो आपको 15(2) और 15(3) याद करना पड़ेगा। 15(2) में अपन ने क्या क्या देखा था, कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो अगर आपकी बेस प्राइस में इंक्लूड नहीं किया है तो आप उसको इंक्लूड करोगे बाय वे ऑफ एडिंग सच वैल्यूज इनटू द बेस प्राइस। ठीक है, सबसे पहला इसके अंदर था ऑल टैक्सेस सेसेस एंड ड्यूटीज अदर देन जीएसटी। सेकंड वाज थर्ड पार्टी पेमेंट्स मेड बाय रेसिपिएंट टू दिस थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। थर्ड वाज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस या फिर थर्ड वाज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन और बिफोर द सप्लाई। ठीक है, फोर्थ वाज इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी। फिफ्थ आउटवर्ड्स फ्रेट या फिर ट्रांजिट इंश्योरेंस when supplier agrees to deliver goods to the recipient. Next was subsidies other than government, गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई और सब्सिडी मिलती है तो वो भी आप ऐड करेंगे। उसके बाद was cashback and secondary discounts, and lastly it was business related donation। 15(2) अगर आपको समझ गया ना तो 15(3) समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज वो 75-80% 15(2) का ऑपोजिट है। ठीक है, अभी अपन ये देखते हैं कि भैया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में देख क्या क्या आता है, नीचे है ना लिस्ट दी हुई है, चलना भाई, ये देख, ये है ना पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 7, ये आपका इंसिडेंटल एक्सपेंसेस माना जाता है। देख, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मतलब क्या, एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू सेल्स, मतलब वो खर्चे जो सेल करने के लिए नेसेसरी है, which have been incurred on or before the supply। ठीक है, अभी देख सबसे पहला है इसमें कमीशन। भैया पहला ही ऐसा एक्सपेंस है जो आपका ऑन और बिफोर सेल वाला जो पॉइंट है ना उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। क्यों, एजेंट को आप लोग कमीशन कब देते हो, सेल के पहले दोगे कि सेल के बाद, लॉजिकली सेल के बाद दोगे। ठीक है, तो अभी तुम लोग बोलोगे कि सर आपने बोला था कि सेल के बाद एक्सपेंसेस है तो वो अपन ऐड नहीं करेंगे। नहीं, मैंने क्या बोला था, वो एक्सपेंसेस ऐड करेंगे जो सेल्स के लिए नेसेसरी है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। देयरफॉर अगर मैं एजेंट को कमीशन नहीं देता हूं तो क्या वो मेरे बिहाफ पे सेल करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, बरोबर, therefore can I say that commission to any agent is incidental expense or expenses related to my sale, thus it will be included in my value of supply। क्लियर है। नेक्स्ट, पैकिंग चार्जेस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पैकिंग चार्जेस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, वो मेरी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन हो जाता है, सर्टिफिकेशन हो जाता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब टेस्टिंग चार्जेस हो गया, मेरे प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करवाने के लिए अगर मैं कोई खर्चा करता हूं कि बेचने से पहले इंस्पेक्शन करना जरूरी है, क्वालिटी चेक हो जाता है वो जरूरी है। ठीक है, टेस्टिंग चार्जेस हो जाते हैं, सर्टिफिकेशन हो जाता है, ये सारी मेरी सेल से रिलेटेड है, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, देयरफॉर ये सब एक्सपेंसेस मैं मेरी वैल्यू में ऐड करता हूं, इंक्लूडेड इन माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद वेमेंट चार्जेस, लोडिंग, डिजाइनिंग चार्जेस एटसेट्रा। वेमेंट चार्जेस मतलब अगर मैं बल्क क्वांटिटी में बेच रहा हूं तो उसको बेचने से पहले मैं उसका वेट करवाऊंगा, मेरे पास वेट मशीन नहीं है तो मैं कहीं और जाता हूं जो पूरे मार्केट में सबका प्रोडक्ट वेट करता है, मैं उसके पास जाता हूं, उसको बोलता हूं भैया मेरे को ये सब वेट करके देख कितना होता है एग्जैक्टली। वो बोलता है कि इसका इतना इतना खर्चा लगेगा। मैंने बोला ठीक है, पैसे का कोई कमी नहीं है, तू पैसे का टेंशन मत ले, मेरे को वेट प्रॉपर होना मांगता, काम अपने को टकाटक चाहिए, बाकी तू पैसे का टेंशन मत ले। उसने बोला ओके, उसने वेट करके दिया मुझे और बदले में मैंने उसको पैसा दिया। ठीक है,
तो वो एक्सपेंसेस भी मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा बिकॉज दैट वाज नेसेसरी फॉर माय सेल। समझ में आया? तो देयरफॉर वेमेंट चार्जेस हो गया, लोडिंग हो गया, डिजाइनिंग चार्जेस हो गया, ये सब मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, देयरफॉर मैं इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करता हूं। इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6 एंड पॉइंट नंबर 7 ये आपके इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी अपन अपने नोट्स में अपडेट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका क्या है? कमीशन। सेकेंड आपका क्या है? पैकिंग चार्जेस। पैकिंग या लेबर चार्जेस। ठीक है। थर्ड क्या है आपका? इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, इंस्टॉलेशन या टेस्टिंग चार्जेस। इंस्पेक्शन कॉमा सर्टिफिकेशन कॉमा टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन चार्जेस। नेक्स्ट क्या है आपके पास? वेमेंट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस। वेमेंट, लोडिंग, अनलोडिंग और डिजाइनिंग चार्जेस। तो आप क्या करते हो? आप इन सारे चार्जेस को ऐड करते हो एज योर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू या फिर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका टोटल जो भी रहेगा वो आप अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करोगे। समझ में आ गया? तो दिस इज हाउ योर सम विल बिगिन। ठीक है, सेक्शन 15(1) के हिसाब से बेस प्राइस आ गई, बट आप वो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको एडिशनल खर्चे दिए हैं। सेक्शन 15(2) के हिसाब से जितने भी खर्चे हैं अगर वो आपकी बेस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है तो आप उसको ऐड करेंगे। ठीक है, एक अमाउंट आएगा, उसके बाद सेक्शन 15(3) आपका रोल प्ले करेगा। क्लियर है? ठीक है, एक काम कर, फटाफट पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 7 पढ़ ले। अगर हो सके तो इसको अपडेट कर लेना, नहीं भी करेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार इसको फटाफट पढ़ ले। ठीक है, जल्दी चल। चलो डन। अभी देख, अगर नहीं हुआ है तो अगेन वीडियो को पॉज करना और कंटिन्यू कर लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं। ठीक है,
लेक्चर जैसे ही होता है ना, लेक्चर के बाद अगर आप उसका क्विक रिकैप कर लेते हो ना, तो वो आपके माइंड में ज्यादा देर तक रहता है। इमीडिएटली पढ़ा और उसको रिवाइज कर लिया तो इट विल स्टे इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। चल 15.3 अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली 15.3 एज वेल एज आपके सारे इलस्ट्रेशन के साथ चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो विल वाइंड अप द लेक्चर हियर। एक बार वाइंड अप करने से पहले पूरे लेक्चर में क्या क्या देखा, एक बार फटाफट क्विक रिकैप देख लेते हैं। देख, सबसे पहले इट वाज सेक्शन 15.1 दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब प्राइस पेड और एक्चुअली पेएबल will be my value of supply provided both the conditions are satisfied। पहली कंडीशन क्या है, सप्लायर प्लस रेसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड पार्टी, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, प्राइस शुड बी होल एंड सोल कंसीडरेशन, ठीक है। उसके बाद 15.1 देखा था, 15.1 के अंदर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस थी, अगर वो एक्सपेंसेस आपने आपकी वैल्यू में ऐड नहीं की तो आप उसको ऐड कर दोगे, क्लियर है, ठीक है। इंस्टॉलेशन अपना इंसिडेंटल एक्सपेंसेस था, कौन कौन से एक्सपेंसेस है उसका भी एक लिस्ट देखा था। तो मेक श्योर जब आप नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करो ना, तो उसके पहले एक बार ये सारे के सारे नोट्स रिवाइज कर लेना, ताकि जब अपन सम करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि भैया अपन कर क्या रहे हैं, यू विल नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। तो विल वाइंड अप द लेक्चर हियर। चलो गाइस, adios एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।